नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर कल का टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन फैट्स। ये 4 दिन करीबन चलेगा ये टॉपिक, तो इसी को हम कंटिन्यू आज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वसा और तेलों की प्राप्ति के स्रोत। वसा और तेल वनस्पति वाणिज्यगत दोनों ही साधनों से प्राप्त होते हैं। तिलहन में वसीय तत्व पूरे दाने में बिखरा रहता है, किंतु अनाज के दाने में उसके तत्व में ही तेल संग्रहित रहता है। भारत में प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकांश वनस्पति तेल प्रथम समूह के पदार्थों व नारियल से प्राप्त होते हैं। जो ये वनस्पति पकाने वाले तेल हैं, इनमें वसा का प्रतिशत 100% होता है, घी का भी 100% होता है। ताजा घी में 99% वसा होती है, सूखा नारियल में 65, अखरोट में 64, मक्खन में 81, तिलहन नट्स में 37 से 64, मटन में 13, मुर्गी के अंडे में 13, गाय के दूध में 4.1 और भैंस के दूध में 8.1 वसा उपस्थित होती है। ये तो है इसके सोर्सेस, हमें किस किस से वसा प्राप्त होती है, तेल प्राप्त होते हैं। अब आता है वसा के कार्य। वसा जो होती है, हमें पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य वसा जो होती है वह है एनर्जी देने का काम करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वसा ऊर्जा का संगठित रूप है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की इतनी ही मात्रा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। सेकंड आता है शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करना, स्टोरेज ऑफ एनर्जी ऑन बॉडी। यह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है। जब शरीर को अन्य किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिल पाती तो शरीर में ग्लाइकोजन नहीं मिलता, शरीर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तब वसीय अम्ल हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। भोजन में कार्बोज तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर भी वे भी शरीर में वसीय तंतुओं के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार वसा ऊर्जा संग्रहण का काम करती है, मतलब हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट आता है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है। ये गद्दी के रूप में, कुशन के रूप में कार्य करती है। चोट, सर्दी, गर्मी, आघात, रगड़ आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, वसा हमारे शरीर के तापक्रम को नियमित व नियंत्रित करती है। त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है वह हमारे शरीर में इंसुलेटर का कार्य करती है। इसे अवरोधक के कारण शरीर तापक्रम नियमित रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की बचत। वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है, अतः उसका कार्य शरीर निर्माण छूट होता है। वसा प्रोटीन की बचत कर उसके मुख्य कार्य हेतु स्वतंत्र कर देता है। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत। विटामिन जो वसा में घुलनशील ए, डी, ई के जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और ये उत्तम स्रोत होते हैं वसा के, जिसके विटामिन ए घी, मक्खन, दूध, मछली के तेल या कॉड लिवर ऑयल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ई तेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, आमाशय पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा शरीर में पाचक संस्था में पाचक रसों के स्राव को कम करता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती है। विटामिन की अवशोषण में सहायक। वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के एवं कैरोटीन का अवशोषण वसा की उपस्थिति में सहजता से हो पाता है। पाचन नली में स्नेहक के रूप में, मतलब वसा जो होता है एज ए लुब्रिकेंट के रूप में भी कार्य करता है, स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है। वसा आमाशय एवं आंत्र मार्ग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को चिकना बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है, जिससे आंतों की पेशियां सुगमता से फैलती व सिकुड़ती हैं, अतः मलाशय के मलद्वार से वसा का विसर्जन सहजता से हो जाता है। भोजन को स्वाद व गंध प्रदान करता है वसा। ये तो वे फंक्शंस ऑफ फैट, वसा के कार्य। अब लेते हैं वसा की कमी और अधिकता। सबसे पहले हम लेते हैं वसा की कमी। आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन नहीं करने से हमें काफी चीजों की कमियां शरीर में दिखाई देती हैं। सबसे पहले आता है फिनोडर्मा हो जाना। वसा की कमी से बच्चों एवं बूढ़ों में फिनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ,
पेट, जांघों तथा कूलों की त्वचा पर नुकीली फुंसियां निकल आती हैं। त्वचा कछुए के त्वचा के समान हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाना। आवश्यक वशीय अम्लों की कमी से कोशिकाओं तथा कोशिका आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन की त्वचा घट जाती है। शरीर में जल संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट आता है सामान्य वृद्धि रुक जाना। वसा की कमी से आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का सामान्य वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। नेक्स्ट त्वचा का सूखी, खुरदरी एवं चमकहीन हो जाना। फैट की कमी से त्वचा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। त्वचा का रोग डर्मेटाइटिस हो जाता है। यह एक्जिमा की भी त्वचा के ही रोग है जो वसा की कमी से ही होता है। नेक्स्ट संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए भी फैट जो होता है वह आवश्यक होता है। इसकी कमी हो जाती है। आहार में वसा की कमी से विटामिन ए का संवहन व अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण संतानोत्पत्ति की क्रिया में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। ये तो हुए वसा की कमी के प्रभाव, यानी पहला था फिनोडर्मा हो जाना, सेकंड था कोशिकाओं की कार्यशीलता में कमी आना, नेक्स्ट था सामान्य वृद्धि रुक जाना, उसके बाद त्वचा का सूखी, खुरदरी, चमकहीन हो जाना और उसके बाद संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होना। नेक्स्ट आता है वसा की अधिकता के प्रभाव, फैट इफेक्ट्स ऑफ हाई इंटेक ऑफ फैट। अगर फैट का हम इंटेक अधिक करते हैं तो उसकी कमी से क्या क्या हो जाता है। वसा की कमी की तरह ही वसा की अधिकता भी हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदेह होती है। वसा की अधिकता हो जाती है तो बड़ी शरीर की भयावह स्थिति हो जाती है। इससे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मोटापे का बढ़ना। आवश्यकता से अधिक वसा युक्त भोजन का क्षय करने पर एडिपोज तंतु बनने लगते हैं, जिससे त्वचा के नीचे फेफड़ों, हृदय, गुर्दे, यकृत आदि अन्य कोमल अंगों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत सी जम जाती है। वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हृदय संबंधी रोग। वसा अधिक डाइट में अगर आहार के अंदर वसा की अधिकता होती है तो हृदय संबंधी रोग भी हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त धमनियों के अंदर जमने लगता है, जिससे ल्यूमन जो होती है वह वाहिनियां, आर्टरीज जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में दबाव महसूस होता है और रक्त का दबाव पड़ने से हार्ट अटैक भी होने के चांसेस रहते हैं और सामान्य रूप से हृदय गति कम हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज का होना। मोटापा जो होता है उसके फैट की अधिकता होने पर मोटापा हो जाता है। मोटापा के साथ कई बीमारियां एसोसिएटेड हो जाती है, जैसे डायबिटीज भी हो सकती है। मोटे लोगों को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। ये तला भुना भोजन मधुमेह का कारण बन सकते हैं। मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर वसा की परत जम जाती है, जिससे शरीर में गुर्दे द्वारा निकालने जाने वाले वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल नहीं पाते, वहीं पर जमा हो जाते हैं। यह स्थिति मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। अतः भोजन में वसा का प्रयोग कम करना चाहिए। उन भोजन बनाने की विधि का प्रयोग कर जिससे वसा का कम प्रयोग हो। घी व तेल व कोलेस्ट्रॉल से बने हुए भोज्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन नहीं करनी चाहिए। फलों व सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए। दिन भर खाना नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए। एक साथ भरपेट भोजन डाइट अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी कम लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के पचने पर अतिरिक्त ग्लूकोज भी वसा के रूप में जमा होने लग जाता है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दें। यह प्रोटीन उन भोज्य पदार्थों से ही जिनसे वसा ना हो, वे भोज्य पदार्थ है जिनमें वसा ना हो। मोटे व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 मील पैदल चलना चाहिए। इवनिंग में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मोटापा एवं हृदय रोग से बचने के उपाय। असंतृप्त एवं संतृप्त वसा का अनुपात 2:1 होना चाहिए। शारीरिक कार्य करना चाहिए।
व्यायाम करना चाहिए, 5 से 6 किलोमीटर डेली चलना चाहिए। भोजन में वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। भोजन में सलाद, फ्रूट्स का अधिक सेवन करना चाहिए। फल एवं फलों के रस का उपयोग अधिक करना चाहिए। निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए और आहार में वसा एवं कार्बोस दोनों की मात्रा कम करनी चाहिए। इससे डाइट बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आती है एक दिन की आहार तालिका। वसा की दैनिक आवश्यकता। वसा जो होती है इसकी दैनिक आवश्यकता हर अवस्था में अलग अलग होती है। शिशुओं के लिए कुल ऊर्जा का 25 से 30% होना चाहिए। विद्यालय जाने वाले बच्चों का कुल ऊर्जा का 20 से 25% होना चाहिए। किशोर एवं युवकों के लिए 15 से 20% होना चाहिए कुल ऊर्जा का, और प्रौढ़ एवं गर्भवती एवं धात्री माता के लिए कुल ऊर्जा का 10 से 20% होना चाहिए। ये तो हुआ, हमने आज देखा वसा और तेलों की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या होते हैं, वसा के कार्य क्या है, वसा की कमी और वसा की अधिकता, और वसा की दैनिक आवश्यकता। नेक्स्ट हम कल की क्लास में लेंगे वसा का पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है और इसका मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है। धन्यवाद।